आजकल एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है आपकी। एक मंच पर आप विरोध करते हैं और फिर ये चावल के कट्टे का आदान प्रदान क्यों? एक तरफ तो हम भाजपा से कहते हैं कि अपने विरोधियों को सहन नहीं कर सकते हैं और दूसरी तरफ हम उनका अनुसरण करें। आप साइडलाइन महसूस करें? ऐसा कुछ है नहीं। आप मुख्यमंत्री बनाए, बल्कि अपनी लिस्ट में अगर अपना नाम हो तो नहीं, मैं एक मार्गदर्शक की भूमिका में हूँ। जब सरकार बनेगी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय करने का काम पार्टी लीडरशिप करती है। आपके सामने पहाड़ और मैदान की लड़ाई सड़क से विधानसभा तक आती है, आपको तकलीफ नहीं होती? यदि कोई अपनी संकीर्ण राजनीति के लिए इसको पहाड़ मैदान कुछ कर रहा है तो वो मूर्ख है। मोदी जी आज अटल जी से ज्यादा प्रभावी दिखाई देते हैं, लेकिन वो कभी भी अटल जी तक नहीं पहुंच सकते। बड़ा व्यक्ति वो होता है जो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है। वो अपनी गांव की सुबह और शहर का हिसाब रखता है। बड़ा व्यक्ति वो होता है जो सहजता से आपकी कठोरता पर मुस्कुरा जाता है। उत्तराखंड की राजनीति में बहुत सारे नाम हैं, मगर नेता के नाम पर बहुत कम लोग हैं जो हस्ताक्षर बनकर दिखाई देते हैं। चेहरे बदलते हैं, वक्त बदलता है, मगर मैं जिस व्यक्तित्व के पास हूं वो व्यक्तित्व अपने संकल्प, संघर्ष और सफलता के साथ आज भी सहजता के साथ देवभूमि की सेवा कर रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जनाधार का नेता है। वो जनता को चुनता है। वो साथ ही साथ अपने बचपन को भी याद रखता है। यही कारण है जब भी उनके मास्टर साहब की बात आती है तो उनकी आंखें गीली हो जाती है। और जानते हैं उनके मुंह से क्या निकलता है? बड़े ही देवता आदमी थे मेरे माँ साहब। हम ऐसे ही व्यक्तित्व के पास हैं। जानते हैं हम किसके पास बैठे हुए हैं? और वो अपने आप में उत्तराखंड के देवभूमि के बेटे हैं। मेरे साथ हैं इस सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, एक दमदार चेहरा जो आज भी मार्गदर्शन करने की क्षमता अपनी बाहों में रखता है। मेरे साथ हैं हरीश रावत जी। आपका टाइम्स नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद इतनी दूर से यहाँ आने के लिए। मैं आपको बचपन में ले जाना चाहूंगी। मैं चाहती हूँ कि पावर कॉरिडोर का पहला सवाल आपको आपके बचपन में ले जाए। आपके मास्टर साहब थे जो आपके लिए कलम छिल के लाते थे, आपके दवात में शाही भर के लाते थे और अपनी जेब में गट्टे भी लेकर के आते थे ताकि वो आपको खिला सके, यानी कि संपूर्ण विकास आपका गुरु कर सके। आपके पिताजी ने उनको एक लाठी दी और कहा कि इसको पीटते रहना ताकि ये बिगड़े नहीं। क्या वो लाठी आज भी असर करती है? आज भी उसकी आवाज सुनाई देती है आपको? उनकी वो लाठी जो है प्यार, स्नेह और एक परिवार के बड़े मार्गदर्शक के रूप में उससे लिपटी हुई थी। इसलिए वो लाठी मुझे जीवन पर्यंत याद रहेगी। चिंताराम जी उनका नाम था, श्री चिंताराम, और करीब 3 किलोमीटर पैदल चल करके वो प्रधानाध्यापक थे और केवलानंद जी उनके साथ सहायक अध्यापक थे। 2-3 साल तो यूं ही छोटा बच्चा जैसा था तो सारे के साथ जो बड़े थे स्कूल में वो ले जाते थे और हमको भी 1-1.25 किलोमीटर चलना पड़ता था, ज्यादा बल्कि इससे ज्यादा चलना पड़ता था। पिताजी को लगता था कि ये कुछ शैतानी करेगा। जब मैं 3 में पहुंचा तो पिताजी ने आकर के एक लाठी उनको हर महीने में या 15 दिन में रिन्यू करते थे उस लाठी को। अच्छा। कहते थे तब वो खो गई होगी कहीं आपने है तो उसको रख लेते थे। चिंताराम लाठी भी अपडेट हो रही थी। हाँ, वो कहते थे वैसे अच्छा लड़का है तो अच्छा पढ़ेगा, तो आप चिंता न करिए, चिंता न करिए। फिर भी आप शैतानी करते थे? बहुत स्नेह करते थे और उनको मालूम था हम लोग कुछ शैतानी भी करते हैं, लेकिन उन शैतानी को भी वो एक पिता की तरीके से, प्रतितुल्य तरीके से प्यार करते थे। रात को आप पढ़ाई करते थे क्योंकि सबक सीखना बहुत जरूरी था। और ये चोटी काटने वाला क्या किस्सा है? मतलब आप वो जूनियर हाई स्कूल में उसमें आपने क्या किया था? वो जूनियर हाई स्कूल में जब पहुंचे तो वो भी हमारे गांव के बगल ही में था। तो वहाँ पिताजी ने उन दिनों जूनियर हाई स्कूल में भी बोर्ड का इम्तिहान होता था, तो डेरा लेकर के भीम सिंह जी थे तो उनके वहाँ प्रधानाध्यापक थे, उन्हीं के वहाँ रहते थे। मैं था, एक मेरे साथी और दोस्त थे मोहन करके, और एक मालती करके थी, ओवरसेयर थे उनकी भतीजी, और एक उन्हीं की माँ साहब की जो प्रधानाध्यापक थे उनकी लड़की थी इंदिरा करके। अच्छा। तो हम 4 बच्चे को पढ़ाते थे।
तो उनको ये था कि ये सो जाएंगे। लड़कियां तो ओबिडेंट होती हैं, तो वो तो पढ़ती थी और हम दोनों सो जाते थे। तो उन्होंने ये तरीका निकाला कि हम सोए नहीं और उनको वो प्रमेय शाद इत्यादि उनमें होती थी, वो पढ़ने के लिए देते थे, कहते थे इसको याद करना, और अपने कुर्सी में बैठ जाते थे। तो उनको ऊँघ आ जाती थी उम्र के साथ जो है, खाना खाने के बाद। तो वो अपनी चुटिया से हमारी उसको बांध करके रखते थे चुटिया को, ताकि यदि हम सोए हैं तो उनको झटका लग जाता है, अरे उठते एकदम से, और फिर वो कहते पढ़ लिया, याद कर लिया, तो हम फिर याद करने लग जाए। तो अब जब कुछ दिन ऐसे ही चला, तो एक दिन मैंने और मोहन ने तय किया, हमने उन्हीं की दाढ़ी बनाने के ब्लेड का टुकड़ा निकाला, उसे जो है धीरे से उनकी चुटिया काट दी। अब वो इंदिरा और मालती जो है कितना मना कर रहे थे हमको, हमने चुप रहो करके काट दिया और हम गए सो। तो सुबह जब उनकी नींद खुली, कुर्सी में ही सो गए बेचारे, तो सुबह नींद खुली जब, तो देखा उन्होंने, उनको लगा मुझे ये तो सोए हैं, ये क्या बात होगी। तो एकदम देखा और टाइम देखा तो सुबह का उठने का टाइम हो गया था। तो एकदम उठे और देखा अपने सर पर, तो छुट्टियां गायब थी। तो उस दिन जो है फिर विशेष, उस दिन से हमको एक विशेष सजा दी जाती थी। सुबह उठ करके जहाँ धूप आती है जगहों पर, झाड़ू के दिन होते थे, वहां पढ़ने के लिए, और वो याद करके लाना पड़ता था, तब वहां से उठ करके आना पड़ता था जो है। लेकिन आकर के उनकी वाइफ जो है हमको, जो हमारी हेडमास्टर साहब की पत्नी थी, वो फिर बेटे की तरह प्यार करती थी, वो एक गिलास दूध का दे देती थी जो है हमको जो है। तो ऐसे ही बचपन में, और उस समय के जो शिक्षक थे, इसीलिए उनका पढ़ाया मुझको आज भी याद है। क्योंकि आपने एक जगह बोला है, मुझसे मैं चित्रकार होता तो मैं भीम सिंह मान साहब जी का भी स्केच खींच सकता था। जैसे मैं अपनी माँ का चित्र खींच सकता हूँ, वैसे मैं माता जी जो हैं, जो प्रिंसिपल साहब की, उनके हेडमास्टर साहब की वाइफ थी, उनका भी चित्र खींच सकता था। चिंताराम जी और केवलानंद जी का भी चित्र खींच सकता था। आपने एक जगह बोला था, लेकिन उसके बाद मैं इंटरमीडिएट में भी पढ़ने, वहां तक तो थोड़ा बहुत याद है हमको। जब हम यूनिवर्सिटी में उनमें पढ़ने के लिए गए, तो आप नाम याद करना भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है, कोशिश करनी पड़ती है कि किन अध्यापकों ने हमको पढ़ाया। वो विद्वान लोग थे, लेकिन वो अपनत्व चिंताराम जी में था, केवलानंद जी में था, या भीम सिंह जी में था। लेकिन आपको जानने वाले बोलते हैं कि आप अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं बातों को, और आप ये तय कर लेते हैं कि किस समय कौन सी बात रखनी है। ये चतुरता आपके अंदर है, क्योंकि आपने ये पहले भी कहा था कि मैं कॉलेज की बातों को, यूनिवर्सिटी की बातों को भूल जाता हूं कि अध्यापक क्या है, लेकिन मैं अपने बचपन के गुरु को हमेशा याद रखता हूं। आजकल एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है आपकी, आपको सूबे के मुख्यमंत्री चावल का कट्टा दे रहे हैं, और आपने भी उनको एक 2025 में ताना मार दिया, उनकी खेती हुई और आपको चावल का कट्टा लेकर चले। ये क्या किस्सा है? एक मंच पर आप विरोध करते हैं, और मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस में सबसे मुखर आवाज आपकी विरोध करने पे आती है, खासकर नीतियों को लेकर के, सरकार की बातों को लेकर के, और फिर ये चावल के कट्टे का आदान प्रदान क्यों? देखिए, राजनीति में सौहार्द तो रहना चाहिए, प्रतिद्वंदिता अपनी जगह पे है, विरोध अपनी जगह पे है, विरोध में सैद्धांतिकता है, अलग अलग पार्टियां हैं हमारी, और यदि सत्ता के रूप में उनका कर्तव्य है कि उनकी पार्टी सत्ता में बनी रहे, तो विपक्ष रूप में हमारा कर्तव्य है कि उनको हम पदच्युत करें, उनको उनके स्थान से हटाएं, और उसके लिए यत्नशील रहें। और यदि हम सत्तारूढ़ दल के और उसके नेता के तौर पर उन पर आक्रमण नहीं करेंगे, उनकी नीतियों पर आक्रमण नहीं करेंगे, तो फिर किस पर आक्रमण करेंगे? लेकिन व्यक्ति के रूप में, लेकिन एक आम जनता जो भोली भाली है, नहीं, व्यक्ति के रूप में यदि हम ऐसी कटुताएं रखेंगे, तो फिर जो राज्य का राजनीतिक सौहार्द को बिगड़ता है। एक तरफ तो हम भाजपा से कहते हैं ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते हैं, इनमें सहिष्णुता नहीं है, ये अपने विरोधियों को सहन नहीं कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हम उनका अनुसरण करें। हम तो गांधी की पार्टी के लोग हैं, हम तो नेहरू की पार्टी के लोग हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें जो मौका मिलता तो मैं तो बना करके भात खिलाता।
हाँ, मैंने कहीं किसी ने मुझको उनका एक इंटरव्यू का पार्ट कहीं से मुझको भेजा। उन्होंने जो सुंदर शब्द कहे उनके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन है, जब वो हाल चला रहे थे, अच्छा है, अपने को उन्होंने आइडेंटिफाई किया किसानों के साथ, क्योंकि हमारी आलोचनाएं ये चल रही थी कि किसानों की अनदेखी हो रही है। उन दोनों उनकी सरकार ने गन्ने का खरीद मूल्य आदि में कुछ विलम्ब कर रही थी और भी चीजों में विलम्ब हो रहा था। तो उन्होंने एक वो वायरल किया। तो मैंने उसमें देखा कि उन्होंने जुआ जो है बैल के उसमें गलत जगह पे फिट कर रखा है। तो मैंने उस पर टिप्पणी की। मैंने कहा भाई, किसान तो अच्छी बात है, लेकिन किसान को जो है किसानी के फॉर्मूले नहीं मालूम है ना, तरीके मालूम नहीं है, और ये गलत जगह कर रखा है। तो उन्होंने उसका जवाब में कहा, जब किसी ने उनसे कहा तो जवाब में कहा कि जो धान पैदा होंगे मैं वो धान हरीश रावत जी को भी दूंगा। और एक दिन अचानक मैंने देखा कि मुख्यमंत्री आए, और जब आए तो जब तक नमस्कार पुरस्कार होती, आइए बैठिए कहता, तब तो धान का कट्टा भी आ गया और फोटो भी वायरल हो गई। अच्छा, मैं धान के कट्टे वाले को उम्र के साथ आदमी भूल भी जाता है। तो मैं भूल गया था कि ये धान वाला भी कोई प्रसंग है। तो बोले आपने कहा था, तब मैंने कहा था कि मैं धान भूलते नहीं हैं। अपने बोए हुए धान खिलाऊंगा, ये मैं अपने बोए हुए चावल लेकर के आया हूँ करके। तो मैंने धन्यवाद दिया। उत्तराखंड की राजनीति में और राष्ट्रीय पटल पर बहुत कम आप जैसे नेता हैं जिन्होंने इतना लंबा समय देखा हो और जो अभी भी एक कार्यकर्ता की तरह काम करते नजर आते जमीन पर। आप मुख्यमंत्री रहे, एक काफी प्रसिद्ध मुख्यमंत्री रहे, आप कैबिनेट मंत्री रहे, आपने उस स्तर पर भी उत्तराखंड के लिए बहुत काम किया वहां पर बैठकर दिल्ली में। आज के समय में आपको ये महसूस होता है कि आपको वो नेतृत्व करने की क्षमता, वो नेतृत्व करने की ताकत नहीं मिल रही है? आप कांग्रेस के अंदर उस प्रभाव से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आप साइडलाइन महसूस कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं एक प्रसंग जोड़ना चाहता हूं राजनीतिक सौहार्द और सहिष्णुता में जो है। मोदी जी आज अटल जी से ज्यादा प्रभावी दिखाई देते हैं, और नेहरू जी के रिकॉर्ड को तोड़ने की भी उनके मन में तमन्ना है। लेकिन वो कभी भी नेहरू तक नहीं पहुंच सकते या अटल जी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि अटल जी में बड़ी जबरदस्त सहिष्णुता थी। एक बार संसद में उनका जब बोलने का समय था, तो हम मालूम रहे पड़ जाता, वो लिस्ट जाती है स्पीकर के पास, तो हम लोगों ने देख के पता कर लिया था। तो पार्टी ने यह तय किया कि मैं उनसे पहले बोलूं, और मुझसे कहा कि भाई उनकी लाइन गड़बड़ानी है, मतलब बी एग्रेसिव, ओके, और पॉइंट दे करके। तो मैंने लेफ्ट एंड राइट अटल जी को और उनकी पार्टी को, उनकी पॉलिसीज को बड़ा क्रिटिसाइज किया। और तब जब मैं बैठा तो एक चिट आई मेरे पास, उसमें लिखा हुआ था बहुत खूब। अच्छा, बहुत खूब। मैंने देखा, इधर उधर देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने वो चिट अपने पास रख ली। जो है, कुछ देर जब अटल जी का भाषण शुरू हुआ तो अटल जी का भाषण सुना। भाषण सुनने के बाद जो है, क्योंकि संसद में माना जाता है कि जब आप से जो बाद में बोल रहा है तो आप उसकी बात भी सुनिए। बिल्कुल। तो मैं सुनने के लिए बैठा। उनके सुनने के बाद जो है, मैं भी पानी पीने के लिए बाहर आ गया। अटल जी भी बाहर को आए। तो मैं वो पानी पीने के बाद जो वो चिट की ख्याल आया मुझको, मैं वो चिट को देख रहा था। मैंने कहा अरे चिट भेजी किसने बहुत खूब, क्योंकि 2 ही शब्द लिखे थे, बहुत किसने भेजी थी। तब तक अटल जी की नजर पड़ी। बोले अच्छा ये देख रहे हैं किसने भेजी है? हाँ, मैंने कहा, अब मैं समझ गया एकदम। अरे मैंने कहा साहब, मैंने कहा एक काम कर दीजिए, इसमें नीचे अटल लिख दीजिए। बोले ना, नहीं लिखूंगा, एक बार ऐसा ही भाषण फिर देना पड़ेगा, तब जो है मैं इस पर दस्तखत करूंगा, इसको आप तब तक संभाल करके रखिए। तो ये उनका इनकरेज करने का अपने विरोधी को, जिस व्यक्ति ने चंद मिनट पहले उनके ऊपर इतना एग्रेसिव होकर के भाषण दिया, तो उसको प्रोत्साहित करने का उनका तरीका था। इसलिए मुझसे कोई कहेगा कि भाई दोनों के कंपैरिजन में आप किसको
अप्रिशिएट करना चाहेंगे, मैं कहूँगा कि अटल जी बड़े ऊंचे पाए, उसी तरीके से नेहरू जी, ये दूसरे तरीके के। तो ये जो राजनीतिक सहिष्णुता की मैंने बात कही, वो मैंने अपने पार्लियामेंट्री जीवन में सीखी, जिसमें आप आलोचना करिए, मगर एक मर्यादा के तहत करिए। आप और मानते हैं आज मर्यादाएं टूट रही हैं? जब वो मर्यादाएं खंडित होती हैं तब दिक्कत आती है। हम एक छोटे राज्य हैं, इस छोटे राज्य के अंदर यदि 2-3 लोग तय कर लेंगे हमको जहर घोलना है, तो इतना जहर घोल देंगे कि उससे सबका जीवन को प्रभावित होगा। तो इसलिए मैं कभी कभी कोशिश करता हूं कि विरोध और व्यक्तिगत स्नेह, सामंजस्य आदि वो अपनी जगह पर बना रहे। अब आपने जो सवाल मुझसे किया, पहली बात तो है ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा। हर समय होता है। अब समय आया है कि नए जो लोग हमारे, वो नए नहीं हैं। हाँ। उनके साथ वर्षों का अनुभव है। वर्षों से वो पार्टी को ताकत देते आ रहे हैं। कई लोग 6 बार विधायक रह चुके हैं, कोई 7 बार रह चुके हैं, कि कुछ लोग उनमें ऐसे भी हैं जिनको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सब जगह का अनुभव है, मंत्री रह चुके हैं। हाँ। अलग अलग पदों में शोभायमान रह चुके हैं। अब रोज यदि मान लिया हरीश रावत ही बैठा रहेगा और मैं कहूँगा नहीं ये जिम्मेदारी तो मुझे को लेनी है, हाँ। तो आखिर इस राज्य को ये अवसर तो दिया जाना चाहिए कि उनके व्यक्तित्व की झलक भी देखे। आप मौका देंगे? निश्चित तौर पर देंगे। और हम चाहेंगे, आप इस बार चाहेंगे कि आप मुख्यमंत्री बनाएं, बल्कि अपनी लिस्ट में अगर अपना नाम हो तो कि नहीं, मैं एक मार्गदर्शक की भूमिका में हूं, अब इन लोगों को मौका मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री बनाने का हाँ। जो अधिकार है या तो जनता में है, पहले तो जनता में बहुमत लाना है हमको, हर हालत में हमको 35-40 की संख्या लानी है, तभी तो सरकार बन पाएगी। जब सरकार बनेगी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय करने का काम पार्टी लीडरशिप करती है, ये लीडरशिप करती है। लेकिन मेरा दायित्व है परिवार के बड़े के तौर पे, मैं दोनों चीजों को फैसिलिटेट करूं, दोनों चीजों का अवसर बनाऊं, पार्टी बहुमत में आए, इसके लिए वातावरण बनाने में सहायता करूं। ये ना कहूं कि नहीं यार अब मैं क्या या आई प्लेड माई इनिंग, ये भाव न रखूं, बल्कि मैं करूं कि स्टिल आई एम अवेलेबल, स्टिल आई एम विद यू, स्टिल आई कैन। हरिद्वार आपके दिल के कितने करीब है? अच्छा, और मैं जहां कमी रह जाए तो भाई मैं हूं ना फिल इन द गैप करने के लिए, मैं करूंगा। मैं तुम चलो, तुम बढ़ो, करो करके एक तो उनको प्रोत्साहित करता रहूं, नंबर 1। नंबर 2, जिस समय ये क्रूशियल क्षण आए चयन करने का, उस समय मैं लीडरशिप को अपनी राय, आप अपनी राय देंगे यदि पूछी जाएगी तो, कि राय हमेशा सब्जेक्टिव होती है। बिल्कुल। पूछी जाएगी तो निश्चित तौर पर राय देंगे, और नहीं तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनमें से जो ठीक है, जो मेरी पार्टी के लिए उचित है, तो मेरी लीडरशिप के लिए, मेरी पार्टी की लीडरशिप को ताकत देने का या उनके प्रति वफादार रह सकता है, उस व्यक्ति को अवसर मिल जाए। भगवान से प्रार्थना करूंगा। 2 ही तरीके हैं पार्टी के अंदर, या तो आप भगवान से प्रार्थना करते हैं या जो है पार्टी की लीडरशिप से प्रार्थना करते हैं। जो जैसा अवसर आएगा वैसा करूंगा। आप दोनों तरीके की प्रार्थनाएं करेंगे? यकीनन करूंगा। आपको मैंने बहुत मंचों से हरिद्वार के बारे में इमोशनल होते हुए देखा है, संवेदनशील होते हुए देखा है। आप हरिद्वार को अपनी पहचान बताते हैं और आप कहते हैं कि उसकी सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। आपकी इच्छा भी रहती है वहाँ से आप चुनाव लड़ें, आपके परिवार के लोग भी लड़े हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं। जब हरिद्वार आपको नकारता है उस समय आपको क्या लगता है, खुद पे काम करना है या कहीं कोई कमी छोड़ दी? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं कभी भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित नहीं होता। मैं कभी जब हारता हूं तो मैं हार के क्षण से ही हार को पीछे झटक देता हूं, उसके जो सबक लेने वो सबक लेता हूं। हाँ। लेकिन आगे के लिए मैं यत्न करता हूं। मैं अल्मोड़ा के प्रति भी उतना ही संवेदनशील हूं।
भिकिया सेन के प्रति भी उतना ही संवेदनशील हूँ। गांव तो गांव ही है, वो तो मेरी मिट्टी है, मेरी जमीन है, मेरी माँ है, जिसमें मेरे माँ और मेरे पिता, मेरे पूर्वजों का की राग वही है जिस मिट्टी में सम्मिलित है, तो उसके साथ एक दूसरा लगाव होता है। लेकिन कर्तव्य का लगाव जो है, क्योंकि भिकिया सेन वालों ने मुझको अपना ब्लॉक प्रमुख बनाया, और मैं उस समय देश के इतिहास में सबसे कम उम्र का ब्लॉक प्रमुख बन गया, इत्तेफाक से बन गया था। और मेरी माँ ने 27 रुपए दिए थे, उसके पास उतने ही थे गांठ में, 27 रुपए दिए थे। जब मैं ब्लॉक प्रमुख का अपना प्रचार करने के लिए निकला तो 25 रुपये वापस आ गए थे। अच्छा। 2 रुपए में मैं ब्लॉक प्रमुख, 2 रुपए खर्च हुए थे माँ की दी हुए, 2 रुपए में ब्लॉक प्रमुख बन गए। और वो सब लोग ने जहां जाता था खिलाते थे, वो करते थे, वो करते थे। तो इसलिए आज भी भिकिया सेन का हर गांव, बाखली, गाड़ गधेरे, रास्ते सब मेरे दिमाग में उसी तरीके से अंकित हैं जिस तरीके से मेरी माँ का चेहरा मेरे दिमाग में हमेशा अंकित रहता है। अल्मोड़ा का यह है कि मैं 80 में जब कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, खैर लड़ तो चुनाव में इंदिरा गांधी जी रही थी, वो तो इंदिरा गांधी लाओ देश बचाओ हुआ था, उसमें हरीश रावत की तो कोई भूमिका ही नहीं थी, कैंडिडेट तो गौण थे। लेकिन मेरे सामने जो व्यक्ति थे वो अपने आप में एक बहुत बड़े हस्ताक्षर थे उस समय भी, और परम विद्वान व्यक्ति थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी जो है। हाँ, तो मैं जो बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएट हुआ था और लॉ कर ही रहा था, तो वो व्यक्ति जो है उसके सामने इतना बड़ा व्यक्तित्व और राजनीति में भी बड़े नाम चिन्ह और पार्लियामेंटेरियन सब तरीके गुण उनमें, तो उनके सामने चुनाव लड़ा तो लोगों ने मुझको बनाया। और उस समय भी सब मिला करके मेरे पास 1,35,000 रुपये के करीब आया था। अच्छा। सब जो है। तो मैं इतनी कम पूंजी के साथ उन्होंने भी अपना लोकसभा का मेंबर बना दिया और 3 बार बना दिया। और मैंने प्रयास किया, बल्कि एक पहले के 3-4 महीनों को छोड़ करके कोई दिन, जिस दिन संसद में मैं गया हूँ पार्लियामेंट में, पहले तो मैं जाता ही, मेरी करीब करीब 100% अटेंडेंस थी, और कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ता था जिस दिन अल्मोड़ा नाम पार्लियामेंट की जो लोकसभा की प्रोसीडिंग है उसमें किसी न किसी रूप में ना आ जाए। चाहे मैं प्रश्न पूछूं, चाहे तारांकित पूछूं, अतारांकित पूछूं, कोई भाषण दूं, कोई इंटरवेंशन करूं, कुछ न कुछ तरीके से, क्योंकि वहां लिखा जाता है ना हरीश रावत पोस्ट में अल्मोड़ा, तो मेरा ये शौक भी बन गया और मैंने ये मिशन बना लिया कि अल्मोड़ा नाम संसद की कार्रवाई में दर्ज होना चाहिए, उसके रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। वहां के गाड़ गधेरे किसी न किसी रूप में, वहां की बनावट, प्रकृति, उस समय 8 ये पर्वतीय जिले होते थे, इनकी बातें जो है वहां के उसमें आ जाए। आप इतने वरिष्ठ नेता हैं। जब मैं हारा भी तो मैंने नहीं छोड़ा अल्मोड़ा को, मैं तो हारने के बाद भी उनसे लिपटा रहा। अच्छा। लेकिन जब वो सीट आरक्षित हो गई तो उस समय मुझको पार्टी ने हरिद्वार से लड़ाया, कहा हरिद्वार से लड़ो, तो मैं हरिद्वार और मैंने अपनाया, और मेरी राजनीति की एक नई शुरुआत हरिद्वार से वहां से प्रारंभ हुई। तो इसलिए मैं कर्तव्यबद्ध हूँ हरिद्वार के प्रति, और भावनात्मक रूप से इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि उन्होंने उस समय मुझको सहारा दिया जिस समय मैं एक प्रकार से परिस्थितियों बस सहाराविहीन हो गया था। मुझको ये लगता था कि कहाँ अब संगठनात्मक तरीके से, मैं ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से, उस समय भी मैं जिस समय ये था सेवा दल का शायद वो था, और जिस समय नहीं, मैं ये कर्मचारियों के राष्ट्रीय परिसंघ का अध्यक्ष था उस समय भी, मतलब मेरे पास काम राजनीतिक उसमें था, मगर जो ये मेन धारा की राजनीति है उसमें मुझे सहारा देने का काम हरिद्वार ने किया। इसलिए मैं तो हरिद्वार, यदि कुछ कमी रह जाती है, जैसे
घर में किसी घर में काम कोई करता है तो वो घर के प्रति समर्पित होता है, बिल्कुल। और कुछ कमी रह जाती है तो घर के लोग डांटते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो यदि किसी समय मैं हारा, जैसे मैं विधानसभा का चुनाव हारा, जहां से अब मेरी बेटी चुनाव जीत गई, वहां 41 साल से कांग्रेस कभी नहीं जीती थी। मैंने सोचा यार मैं तय करता हूं और मैं लड़ता हूं यहाँ से, और मैं भी हार गया। तो मैंने उस हार को जो है हरिद्वार की एक डांट के रूप में दिया कि मैं शायद मेरे कर्तव्य में कुछ कमी रह होगी, इसलिए जिस समय तक जिंदा हूं मैं हरिद्वार के प्रति कर्तव्य से बंधा हुआ हूं। मैं उसके प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करूंगा, जैसे कांग्रेस के प्रति करता हूं, जैसे गांधी नेहरू परिवार के प्रति कर्तव्यबद्ध हूं, उसी तरीके से मैं हरिद्वार के प्रति भी कर्तव्यबद्ध हूं। आपने हरिद्वार की बात की, आपने अल्मोड़ा की बात की। आपसे मैं गंभीर सवाल, क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं और आपको उत्तर देना ही होगा। एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ मैदान। ये पहाड़ मैदान आपस में लड़ते हैं, हम उत्तराखंड के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? ये तो दोनों उसके इससे हिस्से हैं। जब आपके सामने पहाड़ और मैदान की लड़ाई सड़क से विधानसभा तक आती है, आपको तकलीफ नहीं होती कि पूरे उत्तराखंड के लिए क्यों नहीं लड़ते हैं ये लोग? आपने खुद ही उत्तर दे दिया। मैं चाहती हूँ आप दें। आपने प्रश्न भी पूछा, उत्तर भी दे दिया। मैं आपके उत्तर के साथ अपने को जोड़ता हूँ और साथ साथ इनसे कहना चाहता हूँ कि जब राज्य बनाने की बात आई तो पूरे आंदोलन ने इसका उत्तर दे दिया, और भारत की संसद ने हमको कोई पहाड़ और मैदान के रूप में थोड़ी बिल्कुल राज्य बनाया। उन्होंने तो हिमालयी राज्य की परिकल्पना के साथ हमको बनाया है। हिमालय जिसमें ऊपर पहाड़ भी हैं, उसका भावर भी है, उसकी तलहटी मैदान है, गंगा की तलहटी भी है, यमुना की तलहटी भी है। तो उस रूप में हमको अस्तित्व में लाया भारत की पार्लियामेंट जो है। इसलिए हमारा कर्तव्य है, यदि हम राज्य के प्रति निष्ठावान हैं, हमारी राजनीति निष्ठावान है, तो फिर हमको अपना दृष्टिकोण वही रखना चाहिए जिस दृष्टिकोण के साथ इस राज्य की कल्पना हुई और जिस कल्पना के साथ ये राज्य अस्तित्व में आया। बिल्कुल। और यदि कुछ कर रहा है तो वो मूर्ख है, वो उत्तराखंड के लोगों को ठीक से समझ नहीं रहे हैं। अब उत्तराखंड उससे एक कदम आगे बढ़ रहा है। वो तो एक साझी संस्कृति विकसित कर रहा है जिसका नाम मैंने उत्तराखंडियत रखा है। ये काफी ट्रेंड होता है। जो नारसन से लेकर के गंगोत्री तक और इधर जसपुर रुद्रपुर से लेकर के आदि कैलाश मुनस्यारी तक, नीलम तक है, उसको समावेशित करती है। आप इस बात को मानते हैं कि बेटियां साझी होती हैं? मेरी बेटी, आपकी बेटी, हमारी साझी बेटी और विरासत होती है। लेकिन इस राज्य में अंकिता भंडारी का मामला आता है। वो उत्तराखंड की बेटी है जिसका असर और राज्यों के ऊपर पड़ता है। मेरा सवाल आपसे ये है, आप इस बात को मानते हैं कि इस मामले की जांच में कुछ ढिलाई है? इस मामले की जांच में कुछ बड़े चेहरों को छुपाया जा रहा है? ये मामला भविष्य में एप्स्टीन फाइल बनकर भी निकल सकता है? ये इस राज्य के प्रति, इस राज्य की बुनियाद और सोच के प्रति सत्ता का गहरा पाप है, गहरा पाप है। यदि मुझे किसी को बचाना हो, ऐसी स्थिति आती तो मैं पद छोड़ना बेहतर समझता। कारण 4 हैं। पहली तो बेटी है। फिर ये बेटी उस सोच के साथ जो हमारी गरीबी से लिपटी हुई सोच है, उस सोच के साथ अपने परिवार का सहारा बनने के लिए, अपनी माँ का सहारा बनने के लिए नौकरी करने आई। और ये जिस तरीके का हम उत्तराखंड अब बना रहे हैं, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उसकी अगुवाई जैसी कर रही थी, अगुवाई जैसी कर रही थी। उसको आवश्यक सम्मान और सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य था। और तीसरी बात यह है कि उत्तराखंड देवी वाला है। हमारे तो हर धार में देवी का मंदिर है। जहां बेटी को देवी समझा जाता है,
देवी के रूप में देखा जाता है, उस राज्य के अंदर एक बेटी जो अपने जीवन का संघर्ष प्रारंभ कर रही है और उसकी हत्या हो जाती है, और वो हमारे सत्व के लिए, जो चौथी बात है, वो हमारे मान सम्मान के लिए, हमारी गरिमा के लिए उत्तराखंड की अपने प्राण देती है। यदि वो समझौता कर लेती तो आज जिंदा होती और हो सकता मैनेजर होती वहां की। बिल्कुल। लेकिन उसने दबाव में आने से इनकार किया और कहा नहीं, और इसीलिए उसने अपने दोस्त आए थे और मुझसे विशेष सेवा देने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। तो उसने ये जानते हुए भी कि मेरी जिंदगी खतरे में है, ये मैसेज कन्वे किया। हाँ, लेकिन समझौता नहीं किया। तो उसने हमारी गरिमा, मान, सम्मान को रखा। क्या आपको लगता है बड़े चेहरों को छिपाया जा रहा है? चारों कारण हमसे अपेक्षा करते हैं, सत्ता से अपेक्षा करते हैं कि वो हिम्मत दिखाए, उस वीआईपी को कानून के दायरे में लाए, और उत्तराखंड से अपेक्षा करते हैं कि सब चीजों को ऐसे कई प्रसंग आ गए। बलात्कार का शिकार हुई है और भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार की घटनाएं निरंतर बढ़ी हैं। यदि अंकिता प्रकरण में दृढ़ता से काम लिया गया होता तो ये कलंक जो आज हमारे ऊपर लगा है कि उत्तराखंड महिला अत्याचार के मामले में देश में चौथे पांचवें नंबर पर हमारा नाम आ रहा है, तो हमको ये कलंक नहीं झेलना पड़ता। पेपर लीक का मामला, मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों पे रोजगार की बात होनी चाहिए, पलायन को रोकने की बात होनी चाहिए, पहाड़ों पर अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की बात होनी चाहिए। पेपर लीक जब होता है तो गांव में एक छोटी सी झोंपड़ी में जो बच्चा बैठा होता है, जो अधिकारी बनना चाहता है, उसके सपनों को तोड़ दिया जाता है। आप भी उस आंदोलन में, मैंने आपको देखा, आप वहां पर बढ़ चढ़ के गए, पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पे खड़े हुई, विरोधी दल भी खड़े हुए। एक हाकम सिंह नहीं है, ये आप भी जानते हैं। हर बार एक हाकम सिंह किसी कोने पर छुप कर बैठा होता है। इन्हें संरक्षण कौन देता है? प्रभावी लोग, प्रभावशाली लोग। आप मानते हैं? हाँ, प्रशासन में भी और शासन में भी। और जब तक ऐसे लोगों को दृढ़ता से कुचला नहीं जाएगा और जब तक हमारी कोशिश नहीं रहेगी कि ये सिस्टम इम्तिहान का फुल प्रूफ बने, तब तक ये दिक्कतें आती रहेंगी। और सत्ता को ईमानदार होना पड़ेगा। सत्ता जो परीक्षाएं करवा रही है वो वास्तव में करवाना चाह रहे हों। ये तो लगता है कभी कभी हमको कि बहाना ढूंढ रहे हैं परीक्षाओं को लटकाने का जो। तो इसीलिए हाकम सिंह से लेकर के, आप सीबीआई जांच से सहमत हैं? आप सीबीआई जांच से सहमत हैं? यदि ईमानदारी से हो तो, यदि चीजों को खाली लपेट करके उसका पूरे इशू का निष्पादन कर देना है, यही हुआ है। अभी सीबीआई की जिस समय जांच की घोषणा हुई है उस समय आंदोलन प्रखर रूप में था, तो उस आंदोलन को, उस आंदोलन को जो है बंडल आउट करने के लिए ही सीबीआई जांच की घोषणा की गई। तो ये सत्ता हाकम सिंह से लेकर के यहाँ तक अभी तक ये नकल लीक के मामले में पूरी तरीके से संलिप्त है। हमारे सामने चुनौती आएगी, कांग्रेस के सामने आएगी कि हम परीक्षाएं करवाएं और एक नियत कैलेंडर बना करके करवाएं, दृढ़तापूर्वक कराएं और एक स्वच्छ परीक्षा पद्धति डेवलप करें। अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो ये होगा? हाँ, निश्चित तो करना पड़ेगा। तो ये आपको वादा करना पड़ेगा कि आप जो आज बोल रहे हैं वो सत्ता में आने के बाद पूरा होगा। मैं इसीलिए लगातार कह रहा हूँ, अपनी पार्टी से भी कह रहा हूँ कि हम केवल भाजपा की नकारात्मकता के आधार पर सत्ता पर नहीं आना चाहते। एंटी इनकम्बेंसी ही केवल हमको सत्ता में लाए। मैं आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो केवल इसकी कामना करेगा। मैं चाहता हूं कि उनकी नकारात्मकता हमको लड़ने की शक्ति दे, लेकिन लोग हमको वोट हमारी सकारात्मकता पे दें। हम आगे का 10 साल का 10 साल भाजपा सत्ता में रही है, हम आगे 10 साल का
जो है एजेंडा राज्य की जनता के सम्मुख रखें कि हम आएंगे तो ये चीजें करेंगे, ये चीजें करेंगे। और एक सौभाग्य से ये है कि कांग्रेस को भी 10 साल सत्ता में रहने का मौका मिल गया है, 15 साल भाजपा को मिल गया है। तो हमारे सामने बिल्कुल साफ है कि उनके 15 साल बनाम हमारे 10 साल जनता तय करे। दोनों चीजों को आईने की तरीके से उनके सामने है, जनता उसमें देखे और हम आगे 10 साल का या हम रखना चाहें। समय की एक सीमा है, वरना आपके साथ सवालों के बहुत बड़े सिलसिले में इतनी बड़ी पोथी भी लिखकर लाई हूं, लेकिन आपके आगे मेरे वही सवाल आए जो एक आम नागरिक के होते हैं। इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल आपसे, और बहुत ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा। जहां पर बीजेपी हार के बाद समीक्षा करती है, तय करती है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस हर मोर्चे पर आगे तो आ जाती है, पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री खेलती रह जाती है, बहुमत नहीं आता, कभी कभी तो खाता नहीं खुलता। क्या इस बार जो अगले साल चुनाव आ रहे हैं 2027 में, आपसी मनमुटाव को दूर करके क्या एकजुट चेहरे के तौर पे पोस्टर लगेगा कांग्रेस का? देखिए, लोकतंत्र के अंदर जब भाजपा जैसी पार्टी जो रेजिमेंटेड पार्टी है, आरएसएस की फ्रेंचाइजी होल्डर है, मालिक तो आरएसएस है, तो भाजपा तो नारंगी की तरीके से ना, अंदर फाके फाके हैं और बाहर से जो है कवर के रूप में आरएसएस है उनको एक रखने वाली। लेकिन हम एक लोकतांत्रिक पार्टी हैं, तो हमारी पार्टी के अंदर ये मतभेदों वाली बात हो सकती है, आकांक्षाएं भी हो सकती है, महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती है, लेकिन कुछ ज्यादा कहा जाता है ये नहीं है। ऐसा नहीं है, ये समय का चक्र है। इस समय का चक्र भाजपा के पक्ष में है, राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रांतीय स्तर पर भी, लेकिन उस चक्र को हमको तोड़ना है। हम डिटरमाइंड हैं कि 2027 में उस चक्र को हम तोड़ेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं यदि हमने ये चक्र तोड़ दिया तो 2029 के अंदर बिल्कुल फिर हमको ये सौभाग्य मिल जाएगा कि उत्तराखंड से कांग्रेस की वापसी की शुरुआत हुई थी और फिर केंद्र में भी कांग्रेस की वापसी हो जाएगी, या इंडिया गठबंधन के रूप में जिस रूप में भी हो वापसी हो सकती है। तो हम वो चाहेंगे वो सौभाग्य हमको मिले। यही सौभाग्य हमको 2002 में मिला था। यही स्थितियां इसी तरीके से लगातार सब जगह 2004 के अंदर केंद्र में जो है यूपीए की सरकार बन गई, तो हम चाहेंगे कि फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बने और उसमें 2027 में ये छोटे राज्य की छोटी कांग्रेस पार्टी को अवसर, ये सौभाग्य मिल जाए ताकि हम लोगों से सर उठा करके कह सके कि देखो हमने इनका चक्र ब्रेक किया है और हम जीत लेकर के आए। टाइम्स नेटवर्क से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा और बहुत आपने बहुत सहजता से, लेकिन आपने बड़े गंभीर ऐसे प्रश्न पूछे जिन प्रश्नों पर मुझे लगा कि मैं यदि शॉर्टकट अपनाता हूं तो मैं बेईमानी करूंगा अपने साथ भी, तो इसलिए जरा सा कुछ बातें जो है लंबी हो गई, मगर अच्छा लगा कुल मिलाकर। ये थी हमारी खास मुलाकात पूर्व मुख्यमंत्री और एक वरिष्ठ नेता जिसने उत्तराखंड को अपनी आंखों से देखा है और अपनी मेहनत से सींचा भी है। जानते हैं ब्लॉक प्रमुख से मुख्यमंत्री कोई कैसे बन जाता है? यही यात्रा है जो आपने अभी मेरे साथ बातचीत में सुनी। बहुत सारी संभावनाएं हैं। 2022 की करारी हार का स्वाद भी इन्होंने चखा और 2027 को लेकर और 29 को लेकर संभावनाएं भी जता रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। बस बात इतनी है कि सबके पोस्टर अलग अलग नहीं, कांग्रेस एक तस्वीर में नजर आए तो वाकई ही तस्वीर बदल जाए।